मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि यूनशी अब वेडिंग ड्रेस पहनकर जैसे ही मैरिज हॉल में पहुंची थी तो वहां पर खड़े हुए सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। वो लोग इसी के बारे में बात करने लग गए थे कि जिस बंदे के साथ इसकी शादी होने वाली है वो दिमागी हालत से ठीक नहीं है। वो तो एक फूल है, उसका नाम मिस्टर हो था। और फिर इसी के साथ इसके ऊपर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं कि इतने में मिस्टर हो अपनी फैमिली के साथ वहां पर आ गया था कि सभी लोग चुप कर जाते हैं। इसके बाद उन दोनों की मैरिज सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी। दोनों की जैसे ही वो सेरेमनी खत्म होती है तो वहीं पर खड़ा हुआ लड़का उनसे पूछता है कि अब तुम दोनों किस कर सकते हो। तो वहीं पर खड़े हुए बाकी के लोग कहने लग जाते हैं कि ये दोनों ही बुद्धू हैं, तो हमें नहीं लगता कि ये दोनों लोगों के सामने किस कर पाएंगे। यूनशी इतना सुनने के साथ ही आगे बढ़ती है और उसे किस कर देती है, जिस पर सभी लोग काफी हैरान हो गए थे। इवन वहीं पर खड़ो मिस्टर हु भी काफी हैरान हो गया था। शादी के अगले दिन ही वो वॉशरूम गई थी। जैसे वॉशरूम से बाहर आती है तो ब्रदर इन लॉ इसे पकड़ लेता है और तंग करने लग जाता है। यूनशी को लेकर उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे कि साथ वाले ही रूम में मिस्टर हु भी किसी को कॉल पर ये कह रहे थे कि यूनशी ने मेरे साथ शादी किया, वो जानती है कि मैं कितना बड़ा बुद्धू हूँ, तो जरूर इसके पीछे कोई रीजन तो जरूर होगी। कि उसे आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं कि यूनशी मदद के लिए पुकार रही है। तो वो जैसे ही बाहर आता है तो देखता है कि उसका भाई उसकी वाइफ को तंग कर रहा है। तो ये आगे बढ़ता है और उसे पीछे धकेल देता है और उसे कहता है कि ये मेरी वाइफ है तो तुम इसके साथ ऐसा बिहेव मत करो। उसका भाई अपनी हरकतों से फिर भी बास नहीं आ रहा था कि ऊपर से डैड आ जाते हैं। जब मिस्टर हु ने अपने डैड को ये सारी बातें बताई थी तो वो काफी गुस्सा करते हैं और उसके भाई को मार कर साइड पर लेकर चले गए थे। मिस्टर हु का भाई जैसे ही वहां से गया था तो पीछे वो फिर मन ही मन में यही सोचने लग जाता है कि यूनशी तो काफी खूबसूरत है, इसने मेरे साथ शादी की तो कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी। और फिर वो उससे यही पूछने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो बताती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो तभी हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर उसके ब्रदर के डैड ये समझाने लग गए थे कि तुमने तो आज मेरे प्लान को खराब ही कर दिया था। तो वो यही कहता है कि आपको इसमें पढ़ने की क्या जरूरत थी। उसके डैड उसे यही समझाने लग जाते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मिस्टर हो की भागदौड़ उसकी ग्रैंड माँ संभाल रही है, तो हम उसके साथ पंगा नहीं ले सकते, ये ना हो कि फिर हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाए। जिस पर उनका बेटा उन्हें कहने लग जाता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आइंदा मैं इन बातों का ख्याल रखूंगा। रूम में जाने के बाद युनशी मन ही मन में यही कहने लग जाती है कि मैंने इस फैमिली में इसलिए शादी की ताकि मैं इस फैमिली का फायदा उठा सकूं। और मुझे नहीं लगता कि अभी तक मिस्टर हु की हालत ठीक हुई है। उसकी ये हालत एक इंसिडेंट की वजह से हुई थी जिसमें उसने अपनी याददाश्त खो दी थी और बचकाना हरकतें करता रहता था। फिर उसे अपने हस्बैंड के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है तो वह जैसे जाकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो जिस पर वो बताता है कि असल में मेरे हाथ पर चोट लगी है। तो ये उसके हाथ को चेक करने लग गई थी। असल में उसके हाथ जल गए थे क्योंकि उसने गर्म पानी में जो डाले थे। ये पानी चेक करती है तो मालूम होता है कि पानी काफ़ी गर्म था। इसके बारे में जब मेड से शिकायत लगाती है तो मेड ये कहने लग जाती है कि इन्हें खुद ही ख्याल रखना चाहिए, और वो वहाँ से चली गई थी। उसके जाने के बाद ये भी अपने मन मन में ये कहने लग जाती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मिस्टर हु के साथ इस घर के लोग कैसा बिहेव करते हैं, ये काफ़ी ख़राब हालत में है। मेड तो वहाँ से चली गई थी तो पीछे से उसका हस्बैंड कहने लग जाता है कि मुझे अभी नहाना है तो क्यों ना तुम मेरे कपड़े उतार दो। तो वो उसकी शर्ट उतारने लग जाती है लेकिन उससे साथ साथ काफ़ी शर्म भी आ रही थी। फिर वो खुद को यही समझाने लग जाती है कि इसका दिमाग तो बच्चों वाला हो चुका है, तो मुझे भला इससे शर्माने की क्या ज़रूरत है। मिस्टर हु तो ये सब कुछ दिखावे के लिए कर रहा था और ये कहता है कि देखता हूँ कि कब तक ये मेरे साथ ऐसा ही करती है। फिर जैसे ही उसने उसकी पैंट उतारी थी काफी शर्मा जाती है और जल्दी से वहां से बाहर निकल जाती है और जाते हुए उसे सॉरी भी कहती है। और उसके जाने के बाद मिस्टर हु को उसके असिस्टेंट की कॉल आ गई थी जो कि यही बताने लग जाता है कि जो इंसिडेंट हुआ था उसके पीछे हु फैमिली का ही हाथ है। तो इस पर वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि तुम बस इसके बारे में और पता लगाते रहो। और यूनशी अपने रूम में बैठकर इसी इंसिडेंट के बारे में काफ़ी शर्मा ही रही थी और फिर कहती है कि उसका दिमाग तो बच्चों वाला है, तो मुझे इतना भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है कि उसका हस्बैंड अब नहा कर आ गया था। तो ये कहती है कि यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे बाल खुश कर देती हूँ। जैसे ही वो उसके बाल खुश कर ही रही थी फिर ये कहने लग जाती है कि मेरी हार्ट बीट क्यों तेज़ हो गई। ऊपर से ग्रैंड माँ भी आ जाती है। उन दोनों को इस तरह साथ देखने के साथ वो तो काफ़ी खुश हो गई थी। ग्रैंडमा को देखने के साथ वो जैसे ही ग्रैंडमा पुकारता है तो उसी के साथ यूनशी ग्रैंडमा के पास पहुंच जाती है। ग्रैंडमा भी काफी खुश थी और ये कह रही थी कि तुम मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रख रही हो, और उसे एक कार्ड भी देती है। कहती है कि इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, तुम जो भी खरीदना चाहो, जो कुछ भी करना चाहो तुम इस कार्ड से कर सकती हो।
उसकी ग्रैंडमा इतने अच्छे से पेश आ रही थी कि यूनशी कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो फैमिली में अच्छे लोग भी पाए जाते हैं। फिर यूनशी अपने हस्बैंड को लेकर शॉपिंग करने के लिए जाती है। जैसे ही वो दोनों मॉल से बाहर आए थे कि बाहर दो लड़कियों से उनकी मुलाकात हो जाती है। वो दोनों लड़कियां तो देखने के साथ ही यूनशी का मजाक उड़ाने लग जाती हैं। लेकिन यूनशी ने जैसे ही उन्हें आगे से जवाब दिया था तो इन पर उन दोनों को काफी गुस्सा आ गया था। और उन्हीं दोनों लड़कियों में से एक लड़की कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, लगता है कि इसे काफी गुस्सा आ गया है, इसका हस्बैंड इडियट है तो इसे ख्याल रखना चाहिए। मिस्टर हु ये बात सुनने के साथ उसके ऊपर पानी फेंक देता है, जिससे उसे काफी गुस्सा आ गया था। तो वो मारने के लिए आगे बढ़ती है कि बीच में यूनशी आ जाती है और उसे कहती है कि मेरे हस्बैंड को हाथ न लगाना। जिस पर वो लड़की उसे चिढ़ाने लग जाती है और ये कहने लग जाती है कि तुम्हारा हस्बैंड एक इडियट है, तुम दोनों ही बस एक दूसरे के साथ रहो, तुम्हारे लिए वही अच्छा है। खैर शैन इनसे पंगा लेने के बाद जैसे एक और जगह पर पहुंचती है तो उसे कुछ लोग घेर लेते हैं। जब वो उनसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए तो उनमें से एक बंदा बताता है कि मिस शैन आप हमारे साथ चलिए। और उधर घर जाने के बाद यूनशी एक पुराने इंसिडेंट को याद करके काफी सैड बैठी हुई थी कि उसके हस्बैंड उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं रोना चाहिए। तो वो अपने हस्बैंड को गले लगा लेती है और ये कहने लग जाती है कि तुम मेरी काफी ज्यादा केयर कर रहे हो। और अगले ही दिन यूनशी अपने फोन को ढूंढ रही थी तो उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था कि तभी ही उसका ब्रदर इन लॉ यो फैन आ जाता है और कहता है तो तुम्हारा फोन मेरे पास, अगर तुम्हें चाहिए तो रात को मिलने के लिए आ जाना, और उसे एक होटल का एड्रेस देता है। रात के वक्त यूनशी उसी एड्रेस पर पहुंच गई थी। इसके बारे में मिस्टर हो का असिस्टेंट उसे कॉल करके बता देता है। और वो जब मिस्टर हो से ये पूछता है कि क्या मैं बीच में आऊं तो इस पर मिस्टर हो कहने लग जाता है कि नहीं, तुम्हें बीच में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जैसे ही यूनशी रूम में एंटर हुई थी तो वो उसे बांध देता है और उसके साथ जाती करने लगता है, जिस पर वो कहते हैं कि अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती कोशिश करने की तो मैं इसके बारे में ग्रैंडमा को बता दूंगी। लेकिन इन बातों से यू फैन को फर्क नहीं पड़ता और वो ये भी कहने लग जाता है कि तुम्हारा हस्बैंड तो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो एक इडियट है। यू फैन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था कि ऊपर से मिस्टर हो मास्क पहनकर आ जाता है और यू फैन की अच्छी खासी पिटाई करता है। तो यू फैन तो वहां से चला गया था। तो उसकी वॉइस सुनने के साथ ही यूनशी कहती है कि ये वॉइस तो सुनी सुनी लग रही है। यूनशी फिर अपने फोन को ढूंढती है। जैसे उसे वो फोन मिल गया था तो वो अपने हस्बैंड को कॉल लगाती है, लेकिन उसका हस्बैंड तो सामने ही खड़ा हुआ था, उसे भी किसी की कॉल आ जाती है। यूनशी मिस्टर हु को कहती है कि आप अपनी कॉल को अटेंड कीजिए। जब वो कॉल अटेंड करता है तो कॉल किसी और की थी, इसकी नहीं थी। तो ये कहती है कि शायद मैं इसके बारे में कुछ और ही सोच रही थी, मुझे लगा कि ये मेरा हस्बैंड है, लेकिन नहीं, ये तो कोई और निकला। वो इसके बारे में ये सोच रही थी कि मिस्टर हु भी रोमांटिक सी हरकतें करने लग जाता है। तो वो उसे कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है ना कि मेरी शादी हो चुकी है तो तुम मेरे साथ ये हरकतें नहीं कर सकते। जब मिस्टर हु से कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए काफी सारे पैसे भी दे सकता हूँ तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। जिस पर वो साथ पड़े हुए कार्ड को उठाकर कहने लग जाता है कि तुमने हु फैमिली में शादी तो पैसों के लिए किया ना, मैं जानता हूँ कि तुमने हु फैमिली में शादी की है, तो मुझे बताओ कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है। मिस्टर हु फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। वो जैसे फिर उसे पकड़ता है तो वो उसकी गर्दन पर काट लेती है। मिस्टर हु का असिस्टेंट भी वहां पर आ जाता है और वो ये कहता है कि यू फैन, लेकिन देखता है कि ये तो मिस्टर हु है। इसी के साथ वो चुप कर जाता है और मुस्कुराने लग जाता है। यूनसी जो कि अब काफी गुस्से में आई हुई थी वहां से निकल लेती है। वो तीनों रूम से बाहर ही आ गए थे कि मिस शैन उनके पास से गुजर लेती है तो देख लेती है। वो कहती है कि यही वो बंदा है जिसने मुझे किडनैप किया था। जब वो उस बंदे के साथ यूनशी को देखती है तो वो ये समझ गई थी कि शायद उसे किडनैप करवाने के लिए इसके पीछे यूनशी का हाथ है। उन तीनों की फोटो ले लेती है और कहती है कि अब देखो कि मैं क्या तमाशा बनाती हूँ। मिस्टर हु फिर वहां से जाते हुए आखिरी बार उसे कहते हैं कि तुम एक बार फिर से सोच लो, मैं तुम्हें काफी पैसे दे सकता हूँ। लेकिन यूनशी उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए और आइंदा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। तो जिस पर मिस्टर हु वहां से चला गया था। थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसने अपना मास्क हटा लिया था और वो ये कहता है कि इसके दांत तो बहुत ही तेज थे, मुझे अच्छे से काट लिया उसने तो। और जब उसका असिस्टेंट कहता है कि आपने तो मुझे कहा था कि उसे बचाने की जरूरत नहीं है, तो फिर खुद क्यों उसे बचाने के लिए पहुंच गया है। तो वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, इसमें ना ही पढ़ो तो अच्छा है। फिर उसका असिस्टेंट एक डील के बारे में बात करने लग गया था जो कि बिजनेस मीटिंग में होने वाली थी, जिस पर वो कहता है कि मुझे इनकी फिक्र नहीं है, अभी भी मैं डम्ब ही प्ले करने वाला हूँ। फिर वो यूनशी से पहले ही घर पहुंचकर बेड के ऊपर लेट जाता है। यूनशी जैसे रूम में पहुंचती देखती है कि वो तो सो रहा है। चुपके से लेटने की कोशिश करती है कि इतने में वो जाग जाता है।
और वो उससे ये पूछने लग जाता है कि तुम अब तक कहाँ पर थी, तो जिस पर ये कहती है कि शुक्र है कोई तो है जो कि मेरी केयर करता है और इसने मुझसे ये पूछा, तो वो उसे हग भी कर लेती है। अगले दिन ब्रेकफास्ट से पहले वो उसे कहती है कि क्यों ना तुम कपड़े चेंज कर लो। वो उसके कपड़े चेंज करने वाली थी कि तभी मिस्टर हु को याद आ जाता कि कल तो इसने मुझे काटा था। इससे मालूम हो जाए कि कल रात को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। तो वो उसे कह देता है कि तुम्हें मेरे कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है। यूनशी इसके लिए तैयार हो जाती है। जैसे वहां से गई थी तो वो पीछे मन ही मन में कहने लग जाता है कि शुक्र है मेरी जान बच गई, वरना तो मेरा राज फाश हो जाता। और फिर हमारा यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि यू फैन काफी गुस्से में खड़ा हुआ था कि साइड पर उसकी नजर यूनशी और मिस्टर हू पर पड़ जाती है, जो कि एक प्लांट के पास बैठे हुए थे। दोनों काफी खुश थे। वो आगे बढ़ता है और प्लांट को किक मार देता है। ये देखने के साथ ही यूनशी को भी काफी गुस्सा आ गया था। जब वो बात करने लगता है तो उसे मारने की कोशिश करता है, तो बीच में मिस्टर हू कूद पड़े थे। मिस्टर हु और यू फैन दोनों में अब फाइट होने लग गई थी कि इस पर यू फैन उसे पीछे धक्का दे देता, जिसकी वजह से उसका सारे गमले में जाकर लगा था। ग्रैंड माँ को जब ये बात मालूम होती है कि मिस्टर हु जख्मी हो चुके हैं, तो वो जाकर यू फैन की अच्छी खासी पिटाई करती है। यू फैन कहता है कि इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, ये सब कुछ लड़की की वजह से हो रहा है। तो ग्रैंड माँ उसे एक और थप्पड़ दे मारती है। ग्रैंड माँ ये कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऊपर से यू फैन का डैड भी आ गया था और वो भी ये कहता है कि क्या मिस्टर हु ठीक तो है ना। डॉक्टर आकर बताने लग जाता है कि अभी मिस्टर हु की हालत ठीक नहीं है। ये सुनना ही था कि यू फैन और उसके डैड दोनों काफी खुश हो गए थे, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि मिस्टर हु की कंपनी अब वही चलाएंगे। लेकिन ग्रैंड माँ उन दोनों को कंपनी में जाने से साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि अगर मिस्टर हु को होश ना भी आए तो फिर भी मैं कंपनी संभाल लूंगी, लेकिन तुम दोनों के हवाले नहीं करने वाली। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूनशी फिर मिस्टर हु के पास बैठी हुई थी और यही कहने लग जाती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, तो तुम मुझे माफ कर देना। मेरी मॉम के बाद तुमने मेरा ख्याल रखा, ग्रैंड माँ ने मेरा ख्याल रखा, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें खो दूं। वो वहीं पर सर रख कर लेट गई थी कि तभी मिस्टर हु की आंख खुल गई थी। तो हमें मालूम होता है कि ये सारा उसी का प्लान था। उसने डॉक्टर को कहा था कि बाहर जाकर बता दो कि मेरी हालत ठीक नहीं है। और वो ये बात भी जानता था कि कल फाइट में किस तरह यूनशी को चोट लगी थी, वो भी उसे बचाते हुए। इतने में ऊपर से डॉक्टर आ गया था और आते साथ ही यूनशी को कहने लग जाता है कि आपको चोट लगी है तो आप ये अपना चेकअप करवा लें। वो हैरान हो जाती है। जब पूछते हैं कि आपको इसके बारे में कैसे पता, तो वो ये कहते हैं कि मुझे मिसेस हू ने इसके बारे में बताया था और अपने साथ लेकर उसे बाहर चला जाता है। तो उसके जाने के बाद मिस्टर हू फिर ये कहने लग जाता है कि कल जो मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला हूँ यूनशी, मुझे उम्मीद है कि तुम उससे काफी खुश हो जाओगी। तो अगले दिन एक फंक्शन रख दिया गया था। इस फंक्शन में यूनशी भी गई हुई थी। उसकी ऊपर से मुलाकात शैन से हो जाती है। शैन उसके पास आकर फिर से ताना देना शुरू कर देती है और ये कहने लग जाती है कि लगता है कि हु फैमिली में तुम ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे, तुम्हारा हस्बैंड मर जाएगा तो फिर तुम्हें हु फैमिली से निकाल दिया जाएगा। इससे उसे काफी गुस्सा आता है, तो साथ पर पड़ी हुई ड्रिंक को उठाकर उसके ऊपर फेंक देती है, जिससे उसके कपड़े भी खराब हो गए थे। शैन को काफी गुस्सा आ था। वो आगे बढ़कर उसे पंच मारने वाली थी कि तभी वो उसका हाथ रोक लेती है। शैन जब उसे कहती है कि तुम्हारी मॉम को भी मैंने मार दिया तो तुम्हें भी उसी की तरह मार दूंगी। इस पर इसे गुस्सा आता है तो उसके फेस पे जोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि आंधा से बात मत करना। ये जो यहाँ पर फंक्शन रखा गया था, ये फंक्शन वो ग्रुप नहीं रखा हुआ था, क्योंकि उनकी मिस्टर जैंग के साथ एक डील होने वाली थी। ग्रैंड माँ जैसे ही बोलना शुरू करती है कि सभी लोगों को फोकस उसके ऊपर हो जाता है। सभी लोग इस डील को लेकर काफी खुश थे। इतने में मिस्टर हु भी वहाँ पर आ जाते हैं। मिस्टर हु को देखने के साथ ही यूनशी जल्दी से जाकर उसके साथ चिमट जाती है। अब वो पहले से काफी अच्छा बिहेव कर रहा था। यू फैन तो ये देखने के साथ गुस्से में आ जाता और कहता है डॉक्टर ने कहा था कि ये ठीक नहीं हो पाएगा, तो ये इतना जल्दी कैसे ठीक हो गया। मिस्टर हु के अंकल आगे बढ़ते हैं और वो ऐसा दिखावा करते हैं कि उसकी रिकवरी की वजह से काफी खुश हैं। फिर उनके पास जो डील के पेपर्स थे वो जाकर मिस्टर जैंग को देते हैं, तो जैंग आगे बढ़कर वो पेपर्स मिस्टर हु को दे देता है। यू फैन ये देखने के साथ मिस्टर जैंग को कहते हैं कि आपकी और हमारी डील होने वाली थी ना, तो मिस्टर हु को आपने क्यों पेपर्स दे दिए। तो जिस पर जैंग कहता है कि पहले इनकी हालत खराब थी इसलिए मैं आपके साथ डील कर रहा था, अब ये ठीक हो चुकी हैं तो मुझे अब इनके साथ डील करना होगी। यू फैन को इस सब की वजह से काफी गुस्सा आ गया था। वो आगे बढ़कर मिस्टर जैंग को मारने लगते हैं कि मिस्टर हु उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। ग्रैंडमा आगे बढ़ती है और उसे थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुम्हें आज हमारी कंपनी के एनिवर्सरी के दिन ये तमाशा नहीं करना चाहिए। यू फैन के डैड भी आगे बढ़ते हैं और मिस्टर जैंग को कहते हैं कि मेरे बेटे ने जो भी बदतमीजी किया उसके लिए आप इसे माफ कर दीजिएगा। वो अभी भी काफी गुस्से में थे। तो आगे बढ़कर यू फैन के डैड उसे एक और जोरदार थप्पड़ दे मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर इतना मिसबिहेव करो। यू फैन के जाने के बाद जैंग मिस्टर हु के साथ डील करके काफी खुश थे। यूनशी ये सब कुछ देखने के साथ हैरान थी और ये कह रही थी कि ये तो पहले से काफी चेंज हो चुका है,
कि वो उसके पास आता और कहता कि मेरे चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है क्या कि तुम मुझे देखकर इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हो। तो अब उसके पास कहने के लिए कुछ अल्फाज ही नहीं बचे थे और वो उससे डांस के लिए पूछ लेता है, तो जिस पर वो मना भी तो नहीं कर सकती थी। फिर वो दोनों डांस करने लग जाते हैं। ये देखने के साथ ही शैन काफ़ी जेलस फील करती है और वहाँ से चली जाती है। घर जाने के बाद यूनशी यही सोचने लग गई थी कि जैसे कि अब उसकी दिमागी हालत ठीक हो चुकी है, तो भला मैं उसके साथ बेड पर कैसे सोऊंगी। वो अपना पिलो उठाकर बाहर जा ही रही थी कि तभी उसे बाहर जाता हुआ मिस्टर हु देख लेता है और जब वो पूछता है तो उस पर ये बताती है कि मैंने सोचा क्यों ना मैं गेस्ट रूम में ही सो जाऊं। मिस्टर हु से कहने लग जाते हैं कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, तो इसलिए तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी लेट हो रही है तो तुम्हें सो जाना चाहिए। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू फैन के डैड उसे एक जोर से थप्पड़ दे मारते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा मिशन फेल हो गया, हमारी डील हमारे हाथ से चली गई। यू फैंग अपने डैड को कहने लग जाता है कि भला मुझे क्या पता था कि वो ठीक हो जाएगा, इसमें मेरी क्या गलती कि आप मेरी पिटाई कर रहे हैं। उसके डैड कहने लग जाते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वैसे भी वो स्टूपिड था तो हम उसे जिंदा रहने दे रहे थे, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं है तो हम उसे मार देंगे। तो अपने डैड की ये बात सुनने के साथ यू फैंग मुस्कुराने लग गया था कि डैड उसकी बेइज्जती करते हुए कहने लग जाते हैं कि तुम अभी भी मुस्कुरा रहे हो। और वहां से जाते हुए उसके डैड ये भी कहने लग जाते हैं कि ग्रैंड माँ को काफी गुस्सा आया हुआ है तो तुम्हें जाकर उन्हें भी शांत करना होगा। अगले दिन ब्रेकफास्ट की टेबल पर ग्रैंड माँ बैठी थी तो वो अपने पोते मिस्टर वू को कहने लग जाती है कि मैं यही चाहती हूँ कि तुम दोनों आगे बढ़ो और मुझे मेरा ग्रेट ग्रैंड सन भी दो। यूनशी को ये सुनने के साथ ही काफी अजीब फील होता है और मिस्टर हु भी अपनी ग्रैंड माँ को कहने लग जाता है कि हम कोशिश तो करेंगे, जबकि उसकी ग्रैंड माँ कहने लग जाती है कि नहीं मुझे चाहिए, मैं जिंदा रहते हुए अपने पड़पोते को देखना चाहती हूँ। मिस्टर हु अपनी ग्रैंड माँ की ये बातें नहीं सुन सकता था तो वो कहता है कि मुझे काम के सिलसिले में जाना होगा, तो जल्दी से निकल लेता है। पीछे से देखते हुए यूनशी मुस्कुराते हुए कहने लग जाती है कि ओह मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इसकी वजह से कितना अनस्टेबल हो गया और जल्दी से यहाँ से निकल लिया। जब ग्रैंड माँ उससे बात करने लगती है तो वो भी खाने के बहाने वहां से निकल लेती है। अब यूनशी अपने रूम में बैठी थी तभी मेड आ जाती है और मेड आकर उसे कहने लग गई थी कि शैन फैमिली से कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं और उनकी तादाद 3 है। जिस पर ये कहती है कि उन्हें थोड़ी देर और वेट करवाने दो, मैं भी देखती हूँ कि कब तक वो वेट करते हैं, क्योंकि बाहर शैन और उसके मॉम और डैड आए हुए थे। शैन को अब इस सब की वजह से काफ़ी तकलीफ हो रही थी। मॉम को कहती है कि वो जानबूझकर हमें वेट करवा रही है, तो उस पर उसकी मॉम समझाते हुए कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें यहाँ पर थोड़ी देर और भी रुक कर वेट करना पड़ गया तो हम वेट करने के लिए तैयार हैं। थोड़ी देर के बाद अब मेड आ गई थी और फिर दरवाज़ा खोलते हुए कहने लग जाती है कि अब आप अंदर लोग आ सकते हैं। वो तीनों अब जैसे रूम में एंटर हुए थे तो शैन सीधा जाकर उसे कहने लग जाती है कि तुम अंदर आराम से बैठी और बाहर हम तीनों से वेट करवाती रही। शहन अभी भी टाउट मारने से बाज नहीं आ रही थी तो उसकी ये हरकतें देखने के साथ युनशी को भी काफी गुस्सा आ गया था और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ भी दे मारती है। शहन के पास उस दिन की फोटो मौजूद थी और वो उसे ब्लैकमेल करने लग जाती है। वो ये कहती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को ये फोटो दिखा दूंगी, तुम्हें उसके लिए मुझसे माफी मांगना होगी। वो लोग इसी के बारे में खड़े हुए बातें कर ही रहे थे कि तभी ही ऊपर से मिस्टर हो भी आ जाते हैं और वो आकर युनशी को यही कहने लग गए थे कि क्या ये आपको तंग तो नहीं कर रहे या फिर बुली तो नहीं कर रहे। फिर जब मिस्टर वो उन तीनों को कहता है कि तुम तीनों यहाँ से चले जाओ, तो इस पर शैन उसे वो फोटो दिखा देती जो उस रात उसने खींची थी। इस फोटो को देखने के साथ ही मिस्टर वो जल्दी से फोटो को डिलीट कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी भी आइडेंटिटी रिवील हो जाए। और शैन की मॉम और डैड उसे ये समझाने लग जाते हैं कि ये तुमसे प्यार करती है, तो इसलिए इसका कोई और हरगिज मतलब नहीं था। तो जब मिस्टर उससे कहते हैं कि जब मैं बीमार था तो उस वक्त ये मेरे पास क्यों नहीं रही, मेरा साथ क्यों नहीं दिया, तो उसके मॉम और डैड खामोश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा था। इतने में ऊपर से ग्रैंड माँ भी आ जाती है और वो भी ये कहने लग जाती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तो शैन की मॉम कहने लग जाती है कि हम तो यहाँ वो एक रात पाँच करने के लिए आए थे। जब ग्रैंड माँ कहती है कि हाँ तो उसका एविडेंस कहाँ पर है, तो इनके पास जो फोटो थी वो तो डिलीट हो चुकी थी तो एविडेंस ही नहीं था। उन तीनों के पास अब कहने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा था तो वो यही डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ से जाना ही उनके लिए बेहतर होगा। यूनशी ये सब के लिए अपनी ग्रैंड माँ को थैंक्स कहती है तो उसकी ग्रैंड माँ ये कहने लग जाते हैं कि अगर कहीं फ्यूचर में तुम्हें फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आकर मुझसे शेयर कर देना, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी। और वो तीनों जैसे ही बाहर आए थे कि तभी ही शैन की मॉम कहने लग जाती है कि ये सारी उसी के करतूत हैं। तो इस पर उसके हस्बैंड एक जोरदार थप्पड़ दे मारते हैं और ये समझाने की कोशिश करने लग जाते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, इसकी वजह से मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई। और वो गुस्से से तो वहाँ से चले गए थे कि पीछे से शैन की मॉम ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस यूनसी की बच्ची से तो बदला लेकर रहेगी।
और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि यूनशी यही सोच रही थी कि आखिर उसने फोटोज़ के बारे में मेरे से सवाल क्यों नहीं पूछा, कि ऊपर से मिस्टर हो भी आ गए थे। और जब वो उसे यही कहती है कि क्या तुम नहीं जानना चाहते कि वो लोग कौन थे, तो इस पर आगे से वही सोचने लग जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाए, इसलिए वो इस मामले में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता था। लेकिन यूनशी बता देती है कि असल में यू फैंग ने मेरे लिए एक ट्रैप बिछाया था। जब मैं वहाँ पर पहुंची तो उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो एक मास्क वाले बंदे ने आकर मेरी जान बचाई। हमारे दरमियान इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ था। तो मिस्टर हु कहते हैं कि हाँ हाँ, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, लेकिन जो फोटो में मास्क वाला बंदा है ना, वो तो काफ़ी हैंडसम दिखाई दे रहा था। तो यूनशी कहने लग जाते हैं कि नहीं नहीं, वो तो हैंडसम नहीं था, बल्कि वो तो एक बास्टर्ड था। इसी तरह वो उसकी और भी काफ़ी सारी बुराइयां करने लग जाती है। जब मिस्टर रूफ से कहते हैं कि तुम्हें लगता नहीं कि वो क्यूट था, तो इस पर ये उससे पहले के सवाल पूछती तो आगे से दिखावा करने लग जाता है कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, तो बहाना बनाकर मुझे यहाँ से निकलना होगा। अब काफ़ी रात हो चुकी थी और मिस्टर वो बैठकर काम कर रहे थे कि तभी ऊपर से ग्रैंड माँ आ जाती है और कहती है कि रात काफ़ी हो चुकी है, तुम अभी तक बैठकर काम कर रहे हो। फिर भी उसके लिए मेडिसिन भी लेकर आई और कहती है कि तुम इसे पी लो। जैसे ही मिस्टर हो ने मेडिसिन पी ली थी, तो उसकी ग्रैंड माँ ये कहने लग जाती है कि ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पर मत बैठो, बल्कि जाकर अपनी वाइफ की भी थोड़ी बहुत सी देखभाल कर लिया करो। उस मेडिसिन पीने की वजह से मिस्टर रू की हालत खराब हो गई थी। वो जैसे रूम में जाने लगता है तो उसकी हालत देखने के साथ यूनसी उसके पास आती है और कहती है कि आपको क्या हुआ, आपका चेहरा तो लाल हो चुका है। और उसी मेडिसिन की वजह से अब उसमें काफ़ी जोश भर चुका था। जब वो डॉक्टर का नाम लेते तो वहीं पर रोक लेता है। वो उसके साथ रोमांस करना चाहता था, लेकिन वो आगे से कहते हैं कि अभी हमारे दरमियान फीलिंग्स डेवलप नहीं हुई, तो हमें रोमांस नहीं करना चाहिए। वो इतना ही सुनना था कि वो फिर पीछे हट जाता और उससे कहता कि ठीक है, मैं शॉवर लेने के लिए जा रहा हूँ, और वहाँ से चला गया था। जब वो शॉवर लेकर वापस आया था तो उसने बेड के ऊपर लेटे हुए थे। वो उससे बात करना चाहती थी कि तभी उसे ऐसा फील होता है कि उसके घर पर कुछ लोग आए हुए हैं, और वो अपनी वाइफ को कहता है कि तुम चुप कर जाओ। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग मास्क पहने हुए वहां पर आ चुके थे, और उनका तो सिर्फ एक ही मकसद था, और था कि इसे मारना। वो 3 लोग थे। आगे बढ़ते हैं बेड के ऊपर, वो अटैक करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें मालूम होता है कि यहाँ पर तो मिस्टर हु है ही नहीं। के पीछे से मिस्टर हु आ जाता है, उन तीनों के साथ फाइट करता है, उन तीनों को मदद भी चखाता है, और इसी में उसके हाथ पे भी चोट लग गई थी, और इतने में उसके बॉडीगार्ड्स वगैरह भी आ गए थे। तो वो अपने गार्ड्स को यही कहने लग जाता है कि तुम इन्हें ले जाओ, लेकिन कोशिश करना कि ये लोग जिंदा रहें, क्योंकि मुझे इनसे काफी सारे सवाल पूछना है। वो गार्ड उन तीनों को चेक करता है और ये कहने लग जाता है कि ये तीनों तो मर चुके हैं। मिस्टर हु अपने गार्ड्स को ये कहने लग जाता है कि तुम इन तीनों को लेकर चले जाओ, यहाँ पर कोई भी निशान मत छोड़ना, मैं नहीं चाहता कि ग्रैंड माँ को इसके बारे में पता चले। मिस्टर हु को अभी भी अपने एंड की फिक्र नहीं थी कि तभी उसकी वाइफ उसे वहीं पर बिठा देती है और फिर उस पर पट्टी लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसे अपने हस्बैंड की काफ़ी फिक्र थी। और इसके बारे में जब मिस्टर हु के अंकल को पता चलता है तो वो काफ़ी गुस्से में आ गए थे, क्योंकि उसे मारने का एक दफ़ा फिर से प्लान नाकाम हो चुका था। तो अगले सीन में हम फिर मिस्टर शैन को देखते हैं, जो कि काफ़ी परेशान खड़े हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी फैमिली जल्दी बैंकरप्ट हो जाएगी। वो अपनी फैमिली के बारे में से साथ डिस्कस कर ही रहे थे कि ऊपर से यूनसी भी आ जाती है। वो तीनों ही अब यूनसी के साथ अच्छा से बिहेव नहीं करते। लेकिन जब यूनसी उन्हें कहने लग जाते हैं कि मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी मदद करने के लिए आज आपको मदद नहीं चाहिए, तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। कि तभी मिस्टर शैन का बिहेवियर अब काफ़ी चेंज हो चुका था और वो अच्छे से पेश आने लग जाते हैं। यूनसी जब मिस्टर शैन को बताने लग जाती है कि असल में हु फैमिली एक डील करने वाली है, अगर आप चाहें तो मैं आपके फैमिली को वो डील दिलवा सकती हूँ। इतना सुनना ही था कि मिस्टर शैन की वाइफ और शैन दोनों ही उस पर टाँट मारने लग जाती हैं। उन्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये भला उनकी मदद क्यों करेगी। मिस्टर शैन तो इस डील करने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। लेकिन जब जुनसी उन्हें बता दिया कि इसके पीछे मेरी एक शर्त भी होगी, और जैसे वो अपनी शर्त बताती है और ये भी कहती है कि अगर तुम लोगों ने इस शर्त को पूरा ना किया तो फिर इस डील से तुम लोग हाथ धो बैठोगे और फिर तुम्हारी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और वो अपनी डील उसे बताकर वहां से चली गई थी, और वो डील यही थी कि उसे शैन के शेयर्स में से कुछ शेयर्स चाहिए थे। पीछे से मिस्टर शैन की वाइफ उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर जूनजी ने शेयर्स ले लिए तो फिर इससे तो शैन के शेयर्स कम हो जाएंगे ना। और वो भी एक प्लान बना लेती है। वो ये कहने लग जाते हैं कि क्यों ना हम इसे किसी और बंदे के बेड पर लिटाकर कोई फोटोज वगैरह ले लें, और फिर वही फोटोज हम जाकर मिस्टर हु को दिखा देंगे और उसकी ग्रैंड माँ को दिखा देंगे। इससे उनकी शादी टूट जाएगी और शैन उसके साथ शादी कर लेगी। तुम्हारा इस डील के बारे में क्या ख्याल है? तो जिस पर मिस्टर शैन अपनी वाइफ और बेटी को ये समझाते हैं कि अगर इस दफ़ा हम फेल हो गए तो फिर तुम्हें पता ना कि हमारे साथ क्या होगा। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि यूनसी अब मिस शैन के पास आ जाती है, क्योंकि वो उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते थे, और उसके पेपर्स मांग लेती है। इस पर मिस शैन उसे वो पेपर्स दे देती है। तो पेपर्स देखते उसने जो ड्रिंक पिया था उसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। तो तभी ही मिसेस चैन ये कहने लग जाती है कि आओ और इसे किसी होटल में लेकर चले जाओ। तो कुछ लोग उसे होटल में लेकर चले गए थे।
मिस्टर हु तो उसे कॉल करते रहता है, लेकिन यूनसी उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहने लग जाता है कि मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर खबर दे कोई फिलहाल यूनसी कहाँ पर है। तो वो लोग उसे होटल के एक रूम में जाकर लिटा देते हैं और फिलहाल वो बेहोश थी। और फिर थोड़ी देर के बाद एक बंदा आ जाता है और उसके साथ रोमांस करता है। अगले दिन जैसे ही आँख खुली थी तो वो तो कोई और नहीं बल्कि वो तो शैन थी। फोटोज लेने वाले लोग भी आ जाते हैं। जब वो देखते हैं कि ये तो मिस शैन है, इसी के साथ वो भी काफ़ी हैरान हो गए थे। वो भी काफ़ी हैरान थी कि आखिर उसकी जगह रिप्लेस कैसे हो गई। तभी वो देखती है कि ऊपर से यूनजी भी आ गई थी। और इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम पास का सीन देखते हैं जब वो बेड के ऊपर लेटी हुई बेहोश थी कि उसकी मदद करने के लिए उसका हस्बैंड मिस्टर हु वहाँ पर आ गया था। और होश के आने के बाद वो अपने हस्बैंड को बता देती है कि इसके पीछे मिसेस शैन का ही हाथ है। और वो ये भी कहती है कि मैंने भी एक प्लान बना कर रखा हुआ है। इसी प्लान के मुताबिक मिस्टर हु का असिस्टेंट जाता है और वो शैन किंग को बेहोश कर देता है और फिर जाकर उसी बेड के ऊपर उसे लिटा देता है। और प्रेजेंट के सीन में जब ये सारी बातें उसे मालूम हुई थी, इसी के साथ ही शैन किंग को काफ़ी गुस्सा आ गया था और वो उसे कहते कि मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन इन बातों से अब यूनजी को फर्क नहीं पड़ता था। और साथ जो खड़े फोटोग्राफर थे वो ये समझते हैं कि अब हमारे लिए यहाँ से निकल जाना ही सही रहेगा। वो जाने लगते हैं कि तभी यूनजी उन्हें रोक लेती है और कहने लग जाते हैं कि तुम्हारे पास जो मेमोरी कार्ड्स हैं जिसमें तुमने फोटोज खींची है, मुझे वो फोटोज चाहिए। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो वो उसे मेमोरी कार्ड दे देते हैं। तो शैन किंग को पता चल गया था कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो वो अपनी बहन को समझाने की कोशिश करती है कि ये फोटोज किसी को मत दिखाना, हम दोनों बहनें हैं ना, प्यारी प्यारी बहनें। तो लेकिन इन बातों से फिर भी यूनसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये कहती है कि ये जो तुम्हें अब याद आ रहा है कि तुम मेरी बहन हो, पहले तुम्हें क्यों नहीं याद था। और वो तो ये भी कहने लग जाती है मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देती हूँ। मैंने जो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुम तैयार हो जाओ, वरना मैं फिर ये वीडियो सारे लोगों को दिखा दूंगी। उसके बाद तुम्हारा वेल्दी फैमिली में शादी करने का ख्वाब ही रह जाएगा। इस डील के लिए शैन किंग तैयार हो जाती है। यूनसी कहती है तो ये तो फिर अच्छी बात हो गई और फिर वो वहाँ से चली गई थी। और जैसे वो रूम से बाहर आई थी तो लॉबी में देखती है कि ये तो वही बंदा खड़ा है जो कि उसकी रात बचाने वाले मास्क वाले बंदे के साथ था। तो उसे मालूम हो जाता है कि इसके पीछे वो कोई हाथ था और वो मास्क वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि मिस्टर हु ही था। और रात के वक्त जैसे ही मिस्टर हु रूम में पहुंचा था तो वो जाते साथ ही ये कहने लग जाता है कि यूनसी तुमने मेरी कॉल अटेंड क्यों नहीं की। लेकिन वो आगे से कोई जवाब नहीं देती बल्कि उसके बजाय वो तो नाराजगी का इजहार करने लग जाती है। अपना पिलो उठाकर कहती है कि मैं या तो बाहर जाकर सोऊंगी या फिर तुम बाहर जाकर सो लो। तो वो कहता है कि ठीक है तुम यहीं पर सो जाना, मैं ही वहीं जाकर सो जाता हूँ। और तभी हम देखें ग्रैंड में अपने रूम में बैठी हुई थी कि तभी यू फैंग उनके पास आ जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है। तो ग्रैंड माँ ये कहने लग जाते कि ठीक है इस दफ़ा तो तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, लेकिन आइंदा ऐसी गलती मत करना। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे मिस्टर शैन को पता चला कि उसकी बेटी और उसकी वाइफ ने क्या करतूत की है तो वो उन्होंने पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि अगर हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो मैं तुम दोनों को बेच दूंगा और उसके पैसों से अपनी कंपनी को बचाऊंगा। तो अपने डैड के जाने के बाद शैन किंग अपनी मॉम के पास आकर बैठ जाते हैं। कहने लग जाती है कि सबकी वजह से मुझे काफ़ी शर्मिंदगी हो रही है। तो उसकी मॉम कहती है कि ठीक है उसे जो चाहिए हम उसे वो दे देंगे और उसके लिए वो एक प्लान भी बनाती है। ये प्लान सुनने के साथ शैन किंग काफ़ी खुश हो गई थी। और अगले दिन ब्रेकफास्ट के टेबल पर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा अजीब बिहेव करते हैं। तो ये देखने के साथ ही ग्रैंड माँ को शक तो हो गया था कि इन दोनों में कुछ तो चल रहा है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं। और अपनी मेड को भी वो एक प्लान बनाती है। और रात के वक्त जैसे ही फिर मिस्टर हुरू में पहुंचा था तो वो दोनों फिर इसी बात को लेकर बहस करने लग जाते हैं कि बाहर कौन सोएगा। तो इसके इस बिहेवियर को देखने के साथ मिस्टर हु ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हारा बिहेवियर काफ़ी अजीब हो चुका है, बाद में तुम इसके लिए पछताना मत। तो वो पिलो लेकर जैसे गेस्ट रूम में जाना चाहता है तो उसे मालूम होता है कि दोनों ही दरवाजे लॉक हो चुके हैं। और यही प्लान ग्रैंडमा ने बनाया था। वो नहीं चाहती थी कि उसका पोता किसी गेस्ट रूम में सोए, वो तो चाहती थी कि ये दोनों एक साथ सोएं। मिस्टर हुआ पिलो लेकर जैसे रूम में पहुंचा था तो आगे से वो उसे कहते कि क्यों ना हम दोनों डाइवोर्स ले लें। मैं तुम्हारे राज के बारे में जान चुकी हूँ, तुमने अपनी फैमिली में डम्ब होने के बारे में प्ले किया और फिर उस रात मास्क पहन कर आ गए। तुम तो यही चाहते थे कि तुम मेरे साथ मैरिज को तोड़ दो, ये लो अब यहीं पर फैसला कर लो। वो वहाँ से गुस्से से जाने लगते तभी वो पीछे से रोक लेता और कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। और वो उसे ये बताने लग जाता है कि असल में मैंने डंप होने के बारे में इसलिए प्ले किया क्योंकि उस वक्त जो आग लगाई गई थी उसके पीछे किसी का हाथ था, वो मुझे मारना चाहता था। बस मुझे पता लगाना है कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। और उसने जो माफ़ी मांगी थी उसके लिए यूनजी उसे माफ़ कर देती है। अब उनके दरमियान ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, इसके बाद दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। और अगले ही दिन उसे अपनी स्टेप मॉम का मैसेज रिसीव होता है जिसमें वो ये कह रही थी कि आज हम डील करने के लिए तैयार हैं। तो ये फिर अपने स्टेप मॉम और अपनी बहन के पास पहुंच जाती है। तो इनके दरमियान डील हो गई थी, उन्हें फैमिली कार्ड दे देती है और वो इसे डील के पेपर्स दे देते हैं। खैर डील करने के बाद वो लोग बातें कर रहे थे कि तभी कुछ पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं।
उन्हें देखने के साथ ही मिस्टर शैन ये कहने लग जाते कि पुलिस वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने तो कोई ऐसी गलती नहीं की। ऊपर से मिस्टर वो भी आ गए थे और उन्होंने उस बंदे को पकड़ लिया था जो कि उसे मारने के लिए कुछ लोगों को भेजा था और उसके पीछे मिस शैन का ही हाथ था। तो पुलिस वाले आगे बढ़कर उस गवाही के बाद ही मिस्टर शैन को पकड़ लेते हैं। ये देखने के साथ यूनजी ये कहने लग गई थी कि वेल, मैंने बाकी लोगों से तो बदला ले लिया है, अब शैन दोंग तुम्हारी बारी। दूसरी तरफ हम यू फैन और उसके डैड को देखते हैं। यू फैन का डैड उसे ये बताने लग जाता है, हमें पता है कि उसकी एक कज़न है, तो क्यों ना हम शैन किंग को ही फंसा लें। और जैसा कि हम जानते हैं कि यूनजी और शैन किंग एक दूसरे के साथ कितनी नफरत करती हैं, तो हमें इस बात का फ़ायदा भी उठाना चाहिए। यू फैन ये सुनने के साथ काफ़ी खुश हो जाता है और अपने डैड की बात से एग्री करता है। फिर वो दोनों मिस्टर शैन से मिलने के लिए चले गए थे और वो इसी बारे में उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो इस बात से एग्री नहीं करता कि ऊपर से शिंग आ जाती है और वो आकर अपने डैड को ये बताने लग जाती है कि अब से इस कंपनी की मालिक मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास 51% शेयर्स हैं, तो जो मैं कहूँगी आपको वो मानना होगा। उसके डैड उसकी बात से एग्री नहीं कर रहे थे, तो वो कुछ गार्ड्स को बुलाकर अपने डैड को वहाँ से बाहर लेकर चली गई थी। और रात के वक्त यूनजी को भी बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीखना था, तो इससे वो हस्बैंड से हेल्प भी ले लेती है। अगले दिन जैसे ही मिस्टर हु ऑफिस के लिए निकले थे कि तभी इसके डैड इससे बात करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो उनसे बात नहीं करना चाहते थे। इस पर मिस्टर शैन उसके साथ झगड़े पर उतर आते हैं। वो उसे पीछे धकेलते हैं कि तभी मिस्टर हु पीछे से आकर उसे गिरने से बचा लेते हैं। मिस्टर शैन तो ये देखने के साथ ही जल्दी से वहां से निकल लेते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मिस्टर हु के साथ उन्हें सामना करना पड़े। और मिस्टर हु फिर अपनी वाइफ को ये कहने लग जाता है कि मैंने गार्ड्स को भेज दिया है, वो जाकर मिस्टर शैन को ठिकाने लगा देंगे। मिस्टर चैन जो कि गुस्से से वहां से जा रहे थे कि तभी कुछ गार्ड्स उसके पास आ जाते हैं और ये कहते हैं कि हम आपको छोड़ देते हैं और उसे गाड़ी के अंदर बिठा देते हैं। तो अगले ही हम सीन में देखते हैं कि यूनशी अपनी ग्रैंड माँ के साथ एक शॉप में जाती है। वहां पर उसने अपनी बहू के लिए एक नेकलेस खरीदा था। जैसे ही वो दोनों शॉप से बाहर आए थे कि तभी ही उनकी मुलाकात शैन किंग से हो जाती है। वो आते साथ ये कहने लग जाते हैं कि यूनशी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस पर यूनशी शैन किंग को कहने लग जाते हैं कि इसके पीछे तुम्हारी और तुम्हारी मॉम का ही हाथ है, तुम दोनों ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की, तो अब भुगतना तो होगा ही। शैन किंग को काफी ज्यादा गुस्सा हुआ था, तो वो उस पर अटैक करने के लिए एक चीज भी लेकर आती है, जिसकी वजह से उसने यूनशी पर अटैक तो कर दिया था, लेकिन अभी जो उसने नेकलेस खरीदा था उसकी वजह से वो उस अटैक से बच गई थी। और कुछ गार्ड्स भी आकर फिर शैन किंग को पकड़ लेते हैं और वो सब चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि तुम्हें नुकसान क्यों नहीं हुआ, मैं तुम्हें मार दूंगी। तो उधर हम देखते हैं कि जो गार्ड्स मिस्टर शैन को पकड़ कर लेकर कहते हैं, वो सीधा ही वो फैंग के डैड के पास जाकर उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि यू फैंग के डैड मिस्टर शैन के साथ मिलकर कोई ना कोई प्लान बनाना चाहते थे। फिर हम देखते हैं कि यूनजी अपने हस्बैंड के साथ अपनी बहन शैन किंग से मिलने के लिए चली जाती है। अब उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, वो पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। इसे देखते साथ ही और ज्यादा पगला जाती है और कहती है कि तुम तो मर चुकी थी, फिर मेरे सामने क्या कर रही हो। तो उसकी ये कंडीशन देखने के साथ यूनजी ये कहने लग जाती है कि तुम्हें तो मेंटल हॉस्पिटल भेजना होगा, तो क्योंकि तुम्हारी हालत काफी खराब हो चुकी है। यूनजी फिर अगले ही दिन महसूस करते हैं कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर स्ट्रेंज जरूर है। जब वो ग्रैंड माँ से इसके बारे में बात करते हैं तो ग्रैंड माँ ये कहती है कि असल में हमारी कंपनी के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो वो न्यूज़ चेक करती है तो देखती है कि उसी की डैडी कंपनी के खिलाफ अफवाहें फैलाए जा रहे थे। जब मिस्टर वो मीटिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सारे लोग बैठे हुए थे और वो ये कहने लग जाते हैं कि आपकी वजह से हमारी कंपनी की इमेज खराब हो रही है, तो आपको रिजाइन करना होगा। मिस्टर वो उनकी बातें सुनने के साथ कहता है कि ठीक है, मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूँ। जैसे वो घर पहुंचा था तो यूनजी ये कहने लग जाते कि इसमें सारी मेरी गलती है, तो मुझे इसके लिए माफ कर देना, लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। फिर यूनजी अपने हस्बैंड को ये बताने लग जाती है कि लगता है कि उसका मकसद मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि वो तो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे। कि तभी ही मिस्टर हु को उसका असिस्टेंट की भी कॉल आ जाती है, जो कि ये बताने लग जाते हैं कि मिस्टर चैन के अकाउंट में काफी सारे पैसे आए हैं, लेकिन वो अननोन ओरिजिन से ही आए हैं। यूनजी भी कहीं जा रही थी कि तभी ही उसका ब्रदर इन लॉ उसे देख लेता है और आकर उसे तंग करने लग जाता है। और ये देखते साथ ही मिस्टर हु भी आ गया था और आते साथ ही उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से उसे काफी गुस्सा आ गया था। लेकिन जब वो देखता है कि मिस्टर हु भी काफी गुस्से में है, तो वो वहां से निकल कर जाने में ही अपनी बचत समझता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यूनजी अपने ऑफिस में बैठी हुई थी कि तभी उसके डैड मिस्टर शैन भी वहां पर आ जाते हैं और आते साथ ही उसे ये कहने लग जाते हैं कि मैंने ना तुमसे कुछ साइन वगैरह करवाने हैं, क्योंकि जो तुम्हारे शेयर है ना मेरे नाम कर दो। और यहाँ पर उसने अपना पोल भी खोल दिया था कि किस तरह उसने कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उसके खिलाफ अफवाहें फैलाई। यूनसी अब उन पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार नहीं थी कि तभी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है कि ऊपर से मिस्टर हु भी आ गया था। मिस्टर हु को देखने के साथ ही वो ये कहने लग जाता है कि अब तुम कंपनी के प्रेसिडेंट नहीं हो, तो इसलिए मुझे तुमसे डरने की जरूरत नहीं है।
लेकिन जब यूनजी उसे ये बताती है कि तुम्हारी ये बात रिकॉर्ड कर दी गई है तो वो कैमरे को तोड़ देता है। यूनजी उसे कहती है कि मैंने इसे लाइव ब्रॉडकास्ट किया था, सभी लोगों ने ये देख लिया है। तो इस पर मिस्टर चैन को गुस्सा आ गया था। मिस्टर हु जब अपने गार्ड्स को कहते हैं कि इसे पकड़ लो, कि तभी मिस्टर चैन वहां से भाग जाने में ही अपनी वजह समझते हैं और भाग जाते हैं। और यू फैंग को डैड को जब ये बात पता चलती है कि अब उनका ये सारा का सारा प्लान एक्सपोज हो चुका है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। ऊपर से मिस्टर चैन भी उनके पास आ जाता है और ये कहने लग जाता है कि मुझे और पैसे चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा नाम सीक्रेटली ही लोगों से बचाए रखूं। इतना सुनना ही था कि यू फैंग के डैड को काफ़ी गुस्सा आ गया था। साइड पर पड़ी हुई चीज़ उठाकर उसके सर में दे मारता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मारा गया था। ऊपर से यू फैंग भी आ जाता है, देखते साथ वो भी काफ़ी हैरान हो गया था। अब उसकी डेड बॉडी को एक साइड पर फेंक दिया गया था, जिसे बाद में हु के असिस्टेंट ने ढूंढ लिया था। और उसे देखते साथ ही यूनजी थोड़ी सी हैरान हो गई थी। जब उसका हस्बैंड कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो ये कहती है कि वैसे ये डिजायर भी करते थे कहीं किसी तरह कोई मार दे। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं कि तभी मिस्टर हु का असिस्टेंट उसे चेक करता है, तो कहता है कि इसकी सांसें अभी चलती हैं, तो मुझे लगता है कि ये जिंदा है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया था। जैसे ही उसे होश आता है तो देखता है उसके पास यूनजी बैठी थी और मिस्टर हु बैठे थे। जब मिस्टर हु से ये पूछने लग जाता है कि मुझे बताओ कि इसके पीछे किस बंदे का हाथ था, पहले तो वो नाम नहीं बताता। तभी वो उसकी कुछ फोटोज वगैरह खींच लेता और कहता है कि मैं उस बंदे को सेंड करूंगा, कि उसे पता चल जाए कि तुम जिंदा हो तो तुम्हें मारने के लिए आ जाएगा। तो वो ये कहने लग जाता है अच्छा ठीक है, मैं अपना नाम बताता हूँ। और वो बता देता है कि वो तुम्हारे अंकल ही हैं जिसने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यूनजी और मिस्टर हु बैठकर अपनी ग्रैंडमा के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी यूनजी को अजीब फील होना शुरू हो जाता है। मिस्टर हु कहते हैं कि मुझे इसको देखना चाहिए, कि तो उसकी ग्रैंडमा कहती है कि नहीं नहीं, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। डॉक्टर आकर उसे जब चेक करता है तो मालूम होता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। मिस्टर हु तो जैसे ये न्यूज़ सुनता उसी के साथ काफ़ी खुश हो गया था, उसके साथ साथ काफ़ी एक्साइटेड भी था। तो दूसरी तरफ अब वो फैंग को देखते हैं, जो कि जल्दी से डैड के पास आता है, क्योंकि उनकी अथॉरिटीज़ को कम कर दिया गया था। तो जब वो इसके बारे में डैड से बात करता है तो इस पर उसका डैड ये बताने लग जाता है कि मुझे लगता है कि हमारे प्लान के बारे में मिस्टर हु को शक हो गया है। उसे लगता है कि इसके पीछे हमारा ही हाथ है, इसलिए वो हमारी अथॉरिटीज़ को कम कर रहा है। अब इसकी सबकी वजह से हु फैंग काफ़ी हैरान हो जाता है और अपने डैड को ये कहने लग जाता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो उसके डैड उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास एक प्लान है। जब वो अपने बेटे को प्लान बनाता है तो यू फैंग ये सुनने के साथ ही काफ़ी खुश हो गया था। और मिस्टर हु जब घर पहुंचा था ना, तो वो काफ़ी सारा सामान लेकर जाता है ताकि अपनी वाइफ को खुश कर सके। और वो अपनी वाइफ से इसी के बारे में बातें कर ही रहा था कि उसके बाद अपने ऑफिस में जाता है, तो आकर उसका असिस्टेंट बताने लग जाता है कि कंपनी में एक मीटिंग रख दी गई है। अब ये कंपनी में पहुंच जाता है कि सारे लोग उससे ये कहने लग जाते हैं कि आप में वो एबिलिटी नहीं है कि आप प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभाल सकें, क्योंकि आपकी वजह से हमारी इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और वो लोग यही चाहते थे कि आप सीईओ की पोस्ट से रिज़ाइन कर दें। और वहीं पर उसके अंकल भी बैठे थे और ये सारा प्लान उसी का ही था। कि इतने में वहाँ पर जुनजी भी आ जाती है और उसके पास कुछ रिपोर्ट्स वगैरह भी थी। और वो आते साथ ही ये कहने लग जाते कि हमारी कंपनी को जो भी नुकसान हो रहा है इसके पीछे हमारे अंकल का ही हाथ है। और उसने जो भी कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान बनाया था, इसके बारे में उसके पास वीडियो भी मौजूद थी। जब वो वीडियो बाकी लोगों को दिखाती है तो उसी के साथ ही अंकल के तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि इस वीडियो में उसी का बेटा किसी दूसरे बंदे के साथ डील कर रहा था। और जैसे ही अंकल को पता चलता है कि इसके पीछे इस बेटे का हाथ है, हालांकि प्लान उसी का ही था, लेकिन वो सारा ब्लेम अपने बेटे के ऊपर डाल देता है। और यू फैंग के डैड अभी भी इन सारी चीज़ों से मानने से इनकार थे कि तभी वहाँ पर मिस्टर शैन पे आ जाते हैं। और मिस्टर शैन को देखने के साथ ही वो हैरान हो गया था और ये कहने लग जाता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे लगा था कि तुम तो मारे जा चुके हो। पुलिस वाला आ जाता है क्योंकि वो अब उसे गिरफ्तार करना चाहता था, तो जिस पर वो ये बताने लग जाता है कि मैं इनोसेंट हूँ, इन सारी चीज़ों से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। यू फैंग को जब मालूम होता है कि उसके डैड ये सारे मामले में उसे फंसाना चाहते हैं, तो वो अपने डैड को ये कहता है कि डैड आप तो मेरे डैड है ना, तो फिर भी आप मुझे क्यों फंसाना चाहते हैं। तो डैड उसके पास जाकर ये कहने लग जाते हैं कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया है, तो ये सारे ब्लेम तुम्हें खुद पर लेना होंगे और मुझे यहाँ से बचाना होगा। तो यू फैंग अपने डैड की मान लेता है, वो सारा ब्लेम खुद के ऊपर ले लेता है। तो पुलिस वाला तो उसे पकड़ कर चला गया था। तो पीछे से उसका डैड ये कहने लग जाता है कि देखा मिस्टर हु, मेरे बेटे का इस सारे में कसूर था, मैं तो इनोसेंट हूँ। लेकिन मिस्टर हु अब उसकी बातों में कहा आने वाला था, तो ये कहने लग जाता है कि मैं अभी नोटिफिकेशन सभी लोगों को भेज देता हूँ कि आपको इस कंपनी से फायर कर दिया गया है। और इसी के साथ ये मीटिंग यहीं पर ख़त्म कर दी गई थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर हु के अंकल सीधे ग्रैंड माँ के कदमों में जाकर गिरते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दें। और वो ग्रैंड माँ को ये भी कहने लग जाता है कि मुझसे बहुत बड़ी ये भी गलती हो गई कि मैं अपने बेटे को सही तरबियत ही नहीं दे पाया। ग्रैंड माँ उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती हैं, इसकी वजह से उसकी अपनी हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। और मिस्टर हु का अंकल जैसे वहाँ से जाने लगता है, तो वो ये कहना है मन ही मन में कहता है कि मैं तुमसे ज़रूर बदला लेकर रहूँगा, तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है उसकी प्राइस तुम्हें चुकाना पड़ेगी।
और फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि बेबी को आने में अब 2 मंथ रह गए थे। ये दोनों चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल गए हुए थे। मिस्टर हु को काम था रिपोर्ट लेने के लिए, जैसे वहाँ से जाता है कि तभी इसे पीछे से मिस्टर हु के अंकल आकर किडनैप कर लेते हैं। यूनजी को जैसे ही होश आया था तो मिस्टर हु के अंकल उसके पास खड़े हुए थे और वो उसे ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैंने सोचा कि जब मिस्टर हु का डैड मर जाएगा कंपनी मैं संभाल लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मिस्टर हु उसके बाद प्रेसिडेंट बन गया। मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ती गई। जबकि यूनजी ये बात जानती थी कि फिलहाल ये काफ़ी गुस्से में खड़े हुए हैं तो मुझे इन्हें और ज़्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। वो उससे नरमी से बात करने लग जाती है। अब यूनजी उसे बातों में उलझाए खड़ी थी कि तभी ऊपर से मिस्टर हु भी आ जाते हैं। मिस्टर हु को देखने के साथ ही वो यूनजी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और उसे कहने लग जाता है कि मुझे तुमसे सब कुछ चाहिए। जिस पर मिस्टर हु से कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी वाइफ को तुम कोई भी नुकसान मत पहुंचाना। यूनजी अपने हस्बैंड को ये कहने लग जाती है कि ये जो तुम कुछ भी तुमसे कह रहा है ना, तुम इसकी बातों में मत आना। लेकिन मिस्टर हु को भी अपनी वाइफ और आने वाले बच्चे को बचाना था। जिस पर उसके अंकल उसे कहने लग जाते हैं कि तुम अभी इसी बिल्डिंग से नीचे जंप लगा दो अगर तुम्हें अपनी वाइफ और बच्चा सही सलामत चाहिए तो मिस्टर हु अपने अंकल की यह बात मानने के लिए तैयार हो गया था। वो बिल्डिंग से कूदने के लिए जा रहा था कि तभी यूनजी अपने हाथ छुड़ाकर अंकल के हाथ में मौजूद गन को नीचे फेंक देती है और मिस्टर हु के पास जल्दी से पहुंच गई थी। तभी पुलिस वाले भी आ जाते हैं। मिस्टर हु के अंकल काफी घबराए हुए थे। वो थोड़ा सा पीछे हटते हैं कि बिल्डिंग से नीचे गिर गए थे और इस सब की वजह से वो देख पाते हैं कि यूनजी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए थे और तभी ही उसे यूनजी के साथ बिताया हुआ वक्त भी याद आने लग गया था कि किस तरह उन दोनों ने एक साथ अच्छा वक्त गुजारा था। वो वहीं पर बैठा हुआ अपनी पुरानी बातें याद कर रहे थे। ऊपर से ग्रैंड माँ भी आ जाती हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। उसकी वाइफ का ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के बाद फिर नर्स आकर ये बताने लग जाती है कि तुम्हारी वाइफ और बच्चा दोनों ठीक हैं। और मिस्टर हु जाकर अपनी वाइफ से बातें कर रहा था कि ऊपर से ग्रैंड माँ भी अपने ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड को लेकर आ जाती हैं और वो तीनों ही इस बच्चे को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।